नमस्ते। भारत के संविधान की संभावित प्रश्न की जो श्रृंखला है, उसमें पुनः आपका स्वागत है एक बार। इसके पहले जो है मैंने भारत के संविधान से संबंधित जो कम से कम संसद तक मैंने इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस किया है और उसमें 270 क्वेश्चन अभी तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ वो। अब इसके बाद में जैसे जानते हैं कि संविधान में जो अनुच्छेद प्रारंभ होता है, वहाँ उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के जो है मैं समझो कि इसमें एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मैंने अब तक इसमें जो है अनुच्छेद 123 तक कवर कर रखा है। में शुरू में जो है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, उसके बाद फिर मूल अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, फिर उसमें मूल कर्तव्य भी है। उसके बाद फिर संघ के बारे में, और संघ में पर्टिकुलरली जो है कार्यपालिका के बारे में काफी सारे क्वेश्चन लिया मैंने इसमें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उसका सरकार के कामकाज की संचालन कैसा होता है उसके बारे में भी। उसके बाद फिर जो है इसमें संसद से संबंधित हमने काफी सारे क्वेश्चन से डील किया था ये। उसमें जो है एक सिंपल जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है, मगर बहुत सारगर्भित, मगर उसके साथ साथ इसमें जो है मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन था वहां भी हमने कवर किए हैं। इसमें जो है अब आगे जो है जो अनुच्छेद प्रारंभ होता है हमारा उच्चतम न्यायालय से संबंधित। उच्चतम न्यायालय से संबंधित थोड़ी सी पहले बेसिक बात बता दूं मैं कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है, ठीक है, ये फिर बोलो उसको थोड़ा सा ऐसा समझिए। भारत में जो शासन की व्यवस्था है एक्चुअल में अगर देखा जाए, तो भारत में जो है शासन की व्यवस्था इस प्रकार से क्या है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ की जो राजनीतिक प्रणाली है वो संघीय है, परिसंघीय है, संघात्मक है, फेडरल है। इसका मतलब यह है कि संविधान ने यहाँ पर कुछ अधिकार संघ को दे रखे हैं और संविधान ने कुछ अधिकार राज्यों को दे रखे हैं। दो अलग अलग इकाई हमारे पास में, और दोनों के बीच जो है शक्ति का विभाजन संविधान के द्वारा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें शक्ति का विभाजन किस प्रकार से, तो शक्ति का विभाजन जो हुआ है एक प्रकार से देखा जाए तो वो जो है कार्यपालिका शक्ति है और साथ में जो विधायी शक्ति है। ठीक है, तो कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति, संघ और राज्यों के बीच में शक्ति का जो बंटवारा हुआ है देखा जाए, ठीक है, एक तरह डिवीजन डिवीजन ऑफ पावर जो हुआ है, तो वो कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति उससे संबंधित है, ना कि जो है न्यायिक शक्तियों का। तो न्यायिक शक्तियों को लिए एक प्रकार से हम जो कह सकते हैं कि वहां पर कोई संघीय न्यायिक प्रणाली है हमारे पास में, ऐसा नहीं है। भारत में एक प्रकार से जो है एकात्मक न्यायिक प्रणाली है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब ये हुआ कि सबसे सर्वोच्च स्तर में सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब उच्चतम न्यायालय है भारत का। उसके जो अधीनस्थ राज्यों में उच्च न्यायालय है, उसके अधीनस्थ जिले स्तर पर जो है जिले जिले स्तर पर जो है उसमें एक अधीनस्थ न्यायालय होता है। और उसके बाद फिर निचले स्तर में भी अलग अलग माफ कीजिएगा, जिले स्तर पर भी अलग अलग प्रकार से न्यायालय की व्यवस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो है एक प्रकार से केंद्र की जो कार्यपालिका है उसके अधीन राज्य की कार्यपालिका नहीं है। केंद्र की जो विधायिका संसद है उसके अधीन जो है राज्य की विधानमंडल नहीं है। मगर सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो केंद्रीय एक प्रकार से संघ का न्यायालय है, उसके अधीनस्थ राज्य का उच्च न्यायालय और साथ में उसके और अधीनस्थ जो जिले स्तर में जो अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि पूरी जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो ऊपर से नीचे तक पूरा क्या है, एकात्मक है। ये सबसे सर्वोच्च जो अधीक्षण कर रहा है, जो नेतृत्व कर रहा है, वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, और उसके जो अधीनस्थ ग्रुप में उच्च न्यायालय, उसके अधीनस्थ ग्रुप में अधीनस्थ न्यायालय। इस तरह से ये, और इसी के बारे में भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124 से लेकर के जो है अनुच्छेद 147 तक, ये सीधा संबंध इनका जो है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। ये अनुच्छेद 124 से लेकर के जो है अनुच्छेद 147 तक, तो इसमें जो है सबसे बहुत और सभी अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर विशेष रूप से इसमें अनुच्छेद 124 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है अनुच्छेद 124 जो जो सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के जो उनकी स्थापना और उनके गठन से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय की उनकी स्थापना और उनके गठन से संबंधित है, स्टेब्लिशमेंट है, और साथ में उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, एक्चुअल में वो कॉन्स्टिट्यूट करने की बातें हैं। इसके साथ साथ यहां भी जानते हैं कि इसी अनुच्छेद 124 में, इसी अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश होती हैं, उनकी नियुक्ति से संबंधित बातें हैं। ठीक है, साथ में उसमें उनकी जो बुनियादी जो है एक प्रकार से कह सकते हैं उनके उनके जो है उनकी योग्यता से संबंधित, उसकी आयु से संबंधित कि कब तक वो अपने सेवाएं देंगे, तो वो सब बेसिक जितनी सारी बातें हैं जो न्यायाधीशों के बारे में, मतलब उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश, उसके बारे में जो है अनुच्छेद 124 में काफी सारे बातें हैं। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति किस तरह से करते हैं, ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं इनमें। हालांकि जो है हालांकि जो है हालांकि जो है उसमें जब उसमें जो है
99 मतलब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 2014 में। उसमें कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया और उसके बाद मतलब 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 से ही है। उसमें जो है 3 अनुच्छेद को यहाँ पर समेकित किया गया था। मतलब कह सकते हैं कि संविधान में 3 अनुच्छेद को जोड़ा था। ठीक है, एक अनुच्छेद 124 था, 124 ए, 124 बी, 124 सी, ये 3 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे। हालांकि हम साथ में यहां भी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो 99 संविधान संशोधन अधिनियम था 2014 का, उसको उसको जो है उच्चतम न्यायालय ने उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि जो है बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने बताया, अपने निर्णय में बताया कि भाई जो 99 संविधान संशोधन जो अधिनियम है असंवैधानिक क्यों है, तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित क्यों किया, उसका बहुत बेसिक तर्क दिया था, बहुत बेसिक तर्क। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में जो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के बुनियादी ढांचे के रूप में है। और संविधान की बुनियादी ढांचा एक वो मूलभूत ढांचा है, वो बेसिक एलिमेंट है जिसको जो है संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। और उसी में जो है शक्ति का पृथक्करण, क्योंकि संविधान का बुनियादी ढांचा है। और संविधान में बहुत स्पष्ट उल्लेख भी है। संविधान के अनुच्छेद 50 में जो है सीधे तौर पे इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका से बिल्कुल अलगाव की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं एक प्रकार से। और ऐसे भी इन जनरल जो है भारत में जो है शक्ति का पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो प्रचलित है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया, चूंकि ये जो 99 संविधान संशोधन के अंतर्गत जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो गठन किया जा रहा था, गठन किए जाने का प्रावधान था, ठीक है, जो प्रावधान था वो जो है, और उसमें एक प्रकार से जो है कार्यपालिका की भूमिका, साथ में उसमें विधायिका की भूमिका, ठीक है, वो भूमिका जो है एक प्रकार से शक्ति के पृथक्करण का जो बुनियादी जो मूल सिद्धांत है ये उसके अगेंस्ट है। यहाँ तर्क देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 जो पारित किया था संसद ने, भारत की संसद ने, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो ये तो बहुत बेसिक बातें हो गए। अब इसी क्रम फिर आगे अनुच्छेद 125 है, उसमें उसके वेतन से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद फिर 26 है, 27, तो 26-27 में तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो उसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं। उसके बाद इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के बारे में है। और उसके बाद फिर अनुच्छेद 130 में जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान जो दिल्ली वर्तमान में इन द सेंस, और उसमें अगर कुछ बदलाव करना है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनको बदलाव कह सकते हैं, मगर राष्ट्रपति की सहमति से। और उसके बाद फिर जो है अनुच्छेद 131 से जो है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, उनका जुरिस्डिक्शन, वो शुरुआत होता है। उनका एक प्रकार से कह सकते हैं उनके जुरिस्डिक्शन या फिर उनकी क्षेत्र, उनके जो है अधिकारिता, उनकी अधिकारिता या फिर जिनको बोलते हैं क्षेत्राधिकारिता, उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, आरंभिक अधिकारिता है उनके पास में साथ में जो है उसमें अपीलीय अधिकारिता है, उनके साथ में न्यायिक अधिकारिता है, मतलब न्यायाधीश क्षेत्राधिकार जिनको हम कहते हैं, मौलिक अधिकार को वहां प्रवर्तित करवाने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह भी है। उसके बाद फिर इसमें और भी कई सारे हैं, मगर साथ में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 143 में वहां का है उच्चतम न्यायालय के सलाहकार अधिकारिता। मतलब वहां सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत के राष्ट्रपति को सलाह मांगने पर वहां सलाह दे सकते हैं। और चूंकि अप्रैल 2025 में ही जो है भारत के राष्ट्रपति ने 14 जो है विषयों पर जो है भारत के उच्चतम न्यायालय से उन्हें सलाह मांगा था, इसीलिए अनुच्छेद 143 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। कभी वह हमारे राइट टू जो प्राइवेसी है, निजता के जो अधिकार है, कहीं उसका हनन तो नहीं हो रहा है, उस बात को लेकर कभी वह एक्टिव होता है। तो कभी कभी वहां जो है हमारे जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें कुछ बातें और नई क्या सम्मिलित हुई है उनको व्याख्या करने के लिए भी वहां एक्टिव हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो है बहुत रेगुलर बेसिस पर किसी वजह से जो है सक्रिय दिखते ही है, और इसी वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। स्वाभाविक है, जब सुर्खियों में बने हैं तो चाहे सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हो, वहां से प्रश्न बनना तो बहुत स्वाभाविक बनता है।
इसीलिए मैंने बहुत उसमें थोड़ा सा लार्जली जो है, मगर हाँ इसमें पहले जो है मैं इसमें चूंकि 270 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है भारत के संविधान से, तो अब मुझे यहाँ से जो है आगे मीन्स 271 से लेकर के इस लेक्चर में, मतलब इस जो अभी लेक्चर जो हम कर रहे हैं, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित, केवल सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो थोड़ा सा वन लाइनर है, मगर कहने के लिए बस वन लाइनर होते हैं एक्चुअल में, मगर वो थोड़ा बहुत सारगर्भित है। और मैंने प्रयास किया है इसमें लगभग हर अनुच्छेद को जो है कहीं ना कहीं किसी रूप में समेकित कर दूं मैं। और जो विशेष अनुच्छेद है उसमें तो एक से अधिक प्रश्न बने ही है। तो ऐसे मैंने इसमें पहले तो इसमें सिंगल मतलब ए बी सी और डी फॉर्मेट में ही, लेकिन जिसमें कोई मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं, मल्टी स्टेटमेंट नहीं, मगर केवल ए बी सी डी फॉर्मेट में मैं इसमें 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं इस बार। 30 क्वेश्चन जो है ऐसे हैं जिनको सीधे तौर पे अनुच्छेद से ही डिराइव्ड है, ये अनुच्छेद से ही डिराइव्ड है। और इसके बाद फिर अगला जब लेक्चर होगा उसमें हम जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं, जैसे कि पीएससी में भी वर्तमान में उस तरह से पूछ रहे हैं, हालांकि वन लाइनर भी पूछते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि यूपीएससी में भी जो है इस प्रकार से वन लाइनर होते हैं बहुत डीपली, तो वहां भी पहले मैं कवर कर लूं। उसके बाद फिर अगला जब लेक्चर होगा उसमें, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हम उनको कवर करेंगे। जैसे पहले बता चुका हूं मैं कि सिर्फ मैं वन लाइनर बस आंसर टिक करके मैं यहाँ पर आगे नहीं भाग रहा हूं। मैं चीजों को समझाने के प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअली बेसिक तैयारी में संविधान को किस नजर से देखने की आवश्यकता होती है और संविधान को हमें कैसे समझना चाहिए, क्योंकि संविधान तो संविधान ही है ना। अब इनको अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते भाई, ये तो संवैधानिक दृष्टिकोण है जो संविधान निर्माताओं ने बनाया है, वो दृष्टिकोण है। उसमें साथ में इसके दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत परिवर्तन कब आता है, तब जब सर्वोच्च न्यायालय उसकी कुछ व्याख्या करता है। तो इसमें तो जो है हम कुछ नहीं कर सकते भाई, जैसा संविधान में जो जो बातें लिखी हुई है वही सही है, और बाकी फिर सर्वोच्च न्यायालय कुछ अगर व्याख्या में क्या बताया तो वही सही है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न जो है, जैसे मैंने बताया कि इसमें 30 क्वेश्चन है, वन लाइनर टाइप के हैं। अब वो तो मतलब समझ में आ ही जाएंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। तो इसमें 30 क्वेश्चन है, 270 से लेकर मैं आगे यहाँ 300 तक पहुंचने वाला हूँ। और उसमें जो है ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है और लगभग इसी तरह के प्रश्न है ये, तो आप इनको खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, इसको साथ में लगातार सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जो है, जैसे कि इसमें क्या है 271 नंबर का, इसको बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या है, तो जैसे बता दूं मैं, अनुच्छेद 124 से प्रारंभ है और ये 147 तक इसमें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है ये। अब अनुच्छेद तो मैंने काफी साल पहले डिस्कस कर ही दिया है, तो उसे संबंधित क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद क्या है 271 क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, इससे संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब एक प्रकार से हमें गलत क्या है इनको देखना है। ठीक है, अब देखो पहले स्टेटमेंट ही क्या है, भारत की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। जैसे मैंने बेसिक बताया कि भारत में न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की है, एक पिरामिड नुमा है इस तरह का, जिसमें सबसे ऊपर में कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीनस्थ कौन है यहाँ पर, उच्च न्यायालय, उसके अधीनस्थ यहाँ पर कौन है, इसमें डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं जिनको हम ये। तो एक प्रकार से क्या हुआ, एक पिरामिड नुमा संरचना है। जबकि एक्चुअल में जो है, जो इसमें कार्यपालिका के मामले में और विधायिका के मामले में तो ऐसा नहीं है। यहाँ जैसे कि संघ अगर मान लो है, और ये अगर ये संघ है और ये अगर मान लो राज्य का है, तो यहाँ पर संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, तो यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका, समानांतर है ये। ठीक है, वैसे यहाँ पर अगर संसद है, यहाँ अगर संसद है तो यहाँ पर क्या है, राज्य का विधानमंडल है ये। मगर ये एक के नीचे नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था होता है उनको क्या बोलते हैं हम, संघात्मक व्यवस्था। इसे क्या बोलते हैं, संघात्मक। जबकि इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं, एकात्मक, या फिर इनको एकीकृत भी कह सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भारत की जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्चतम न्यायालय ये सर्वोच्च है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है ना। भारत में जितनी भी न्यायालय है, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, और जितने भी अलग अलग प्रकार के जो है, उसमें कई जो अपीलीय जो न्यायालय बनती है, चाहे उसमें कोई किसी प्रकार से डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए कोई भी अथॉरिटी बनती है, तो फाइनल सेटलमेंट ये भी कह सकते हैं एक प्रकार से जो अंतिम नियंत्रण उस पर किसका बना होता है, सर्वोच्च न्यायालय की बना होता है। मतलब एक प्रकार से भारतीय न्यायिक व्यवस्था का जो नेतृत्व और नियंत्रण और निर्देशन, वो सब किस में है,
केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अनुच्छेद 124 में काफी बड़ा व्यापक प्रावधान है इसमें है। इसकी स्थापना, साथ में इनका गठन, तो एक प्रकार से इनकी स्थापना का मतलब क्या हुआ भाई, इनको संविधान के द्वारा ही स्थापित किया गया, संविधान के द्वारा। जैसे कि जानते हैं कि इसमें 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसके बाद हम उस लंबा सफर तय करके आ चुके हैं यहाँ तक, ये 1950, और उसके बाद फिर जानते हैं कि अभी तक वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में बहुत मजबूती से काम भी कर रहा है। पहले ठीक उस समय जो है एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, साथ एक मुख्य न्यायाधीश तो हमेशा अभी भी है, एक प्रधान न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। और उस समय 1950 में 7 न्यायाधीश हुआ करते थे, मगर संसद जो है समय समय पर उनको बढ़ाता चला गया, और अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की जो संरचना है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, इससे हमारा क्या बनता है, सर्वोच्च न्यायालय बनता है। तो एक प्रकार से जो है अनुच्छेद 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट, और साथ में उनका कॉन्स्टिट्यूशन, गठन, ये दिया हुआ है। इनके साथ साथ इसमें नियुक्ति से संबंधित, ठीक है, उनकी आयु से संबंधित या उनसे योग्यता से बेसिक जो चीजें हैं वो सब अनुच्छेद 124 में दे रखा है। इसका मतलब ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट, सी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम जो न्यायालय है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सीजेआई और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों की संख्या से मिलकर बनती है। अब यही प्रश्न थोड़ा सा उल्टा हो गया है ये, क्योंकि यहां पर क्या कह रहे हैं एक प्रकार से ये कह रहे हैं एक्चुअल में कह रहे हैं कि भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो किससे बनता है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ये तो बिल्कुल सही है, ये सीजीआई की बात कर रहा है, और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, ये गलत है भाई। जो संख्या जो है वो संख्या कितना होगा इसका निर्धारण कौन करता है, ये तो संसद करता है, और संसद जो है विधि द्वारा करता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। इसका मतलब ये है कि यही वो स्टेटमेंट है जिनको हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा गलत है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा इसमें, सी। अब देखो इस बात को समझिए, गलत क्यों हो रहा है, गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है कि संख्या जो है राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, बल्कि संविधान में प्रावधान क्या है, वहां क्या है, संसद विधि द्वारा कर निर्धारित, विधि करके, मतलब संसद जो है विधि बनाता है, और उसमें जैसे संख्या अभी कितना है 33, तो 33 निर्धारण हमने संविधान के अनुरूप हमने संसद ने विधि बनाए हैं। आगे अगर मान लो कभी 33 को बढ़ा करके अगर मान लो हमें उसको 40 करना हो, तो फिर से संशोधन उस अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा, जिनको सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम कहते हैं। तो स्वाभाविक उसमें संशोधन किया गया था, और उसके बाद फिर वर्तमान जो स्थिति हमारे पास में कितना, एक मुख्य न्यायाधीश और साथ में उसमें 33 अन्य न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर के जो है 34 न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में, एक मुख्य हो गया और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, सी। देखो प्रश्न को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है एक्चुअल में, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट है बेसिकली यहाँ पर ये, हालांकि 4 ही विकल्प में है मगर स्टेटमेंट ही एक प्रकार से ये। तो ये तो हो गया क्वेश्चन 271। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये संविधान के अनुच्छेद 124 में, उसी अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सम्मिलित नहीं है। ये चूंकि बहुत व्यापक बड़ा अनुच्छेद है एक्चुअल में इसमें, तो बड़ा अनुच्छेद से मैंने जानबूझकर के ऐसा प्रश्न बनाया कि कम से कम उस अनुच्छेद को देखें आप। उस अनुच्छेद को देखने के लिए सीधा भारत के संविधान मतलब जो बेयर एक्ट है, आप बेयर एक्ट को देखिए। बेयर एक्ट आपको कहीं इजीली मिल जाएगा, गूगल में भी सर्च करेंगे भारत का संविधान पीडीएफ, हिंदी पीडीएफ करेंगे तो आराम से मिल जाएगा। अगर वहां नहीं मिलता है तो आप भारत सरकार का जो है जो विधि मंत्रालय है वहां पर ढूंढ सकते हैं। वहां भी अगर मान लो नहीं ढूंढ पाते तो सीधा हमारा जो है सुराज्य आईएएस का जो हमारा जो मोबाइल ऐप है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अंदर उसमें जो संविधान का जो है हमारा जो है पूरा सेगमेंट क्लास के अंदर जो है उसमें ऑलरेडी उसमें भारत के संविधान बिल्कुल ओपन तरीके से रखे हुए हैं।
वहां से आप उस अनुच्छेद को देख सकते हैं। तो वहां सब देखेंगे तो समझ में आएगा कि भाई अनुच्छेद 124 में कौन कौन सी बातें लिखी हुई है, और एक बार जब देखना है उसके बाद तो दिमाग में रह ही जाएगा ना भाई, हाँ इसमें इस बारे में बात कही गई, इस बारे में बात कही गई है। अब उसी के बारे में पूछ रहा है भी किस किस बारे में बात, किसके बारे में बात नहीं कही गई है। क्योंकि हमारे 4 सेगमेंट है। पहला, ए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उनका गठन। यही तो सीधा उच्चतम अनुच्छेद 124 से प्रावधान, ये तो बिल्कुल बेसिक बात हो गया। ये सीधे तौर पे किसमें, अनुच्छेद 124 में हो। इनके साथ साथ जो है इसी 124 अनुच्छेद में, 124वें अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति, मतलब इसमें सीजीआई के भी नियुक्ति प्लस जो अन्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश, उन सभी की नियुक्ति, उस सभी की नियुक्ति के प्रावधान कहां पर है, इसी में है, इसी अनुच्छेद 124 में। और जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा सबको नियुक्त करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति के लिए जो है उसमें क्या होता है, एक कोलेजियम सिस्टम होता है। और कोलेजियम सिस्टम का मतलब एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में जो उसमें और भी जो न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उनका एक संयुक्त समूह बनता है। और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेजियम कहते हैं। कोलेजियम सिस्टम जो है, कोलेजियम जो है वो फिर भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड कर देते हैं, सलाह दे देते हैं, उनको कुछ नाम देते हैं, और उसी में से एक नाम को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए सर्वोच्च न्यायालय के उसी में से एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं। ये जो है सामान्य प्रोसेस है, अभी हमारे पास में यही है। हालांकि इसी में बदलाव लाने के लिए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था 2014 में, मगर जैसे पहले बताया मैंने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 124 ए, अनुच्छेद 124 बी, अनुच्छेद 124 सी घोषित किया गया था, उसमें जोड़ा गया संविधान में, मगर अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अभी भी हमारा जो है उसमें सीजीआई प्लस अदर जो जो न्यायाधीश है, अन्य जो न्यायाधीश है, उन सब के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया कैसा है, अभी भी वैसा ही है जैसे कि पहले से चला आ रहा था। और क्या चला आ रहा था कि कोलेजियम जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से मिलकर समूह बनता है कोलेजियम, वो भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं। और उन्हीं में से एक व्यक्ति, और सामान्यतः वो मोस्ट सीनियर जज होता है सर्वोच्च न्यायालय के, सामान्यतः उनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहां भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, इसी में दे रखा है योग्यता के बारे में कि भाई वहां भारत के नागरिक होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में कम से कम, फिर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय भी चल सकता है, कम से कम 5 वर्षों के लिए जो है न्यायाधीश होना चाहिए। और वहां अगर मान लो वकील है तो कम से कम जो उच्चतम न्यायालय में कम से कम जो है एक या एक से अधिक चले भी, वहां भी चलेगा, मगर कम से कम 10 वर्ष तक वहां वकालत किया होना चाहिए। या फिर भारत के राष्ट्रपति की नजर में भारत के नागरिक होने के साथ साथ वो एक विख्यात विधिवेत्ता हो, ऐसे व्यक्ति को भी जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो ये बुनियादी योग्यता भी इसमें दिया हुआ है। हाँ, डी ऑप्शन अब स्वाभाविक है, अब तीनों इसमें है अगर मान लो तो स्वाभाविक है। अब इसमें बचा कौन सा है, डी। ये इसमें नहीं आने वाला है। ये इसमें इसलिए नहीं आएगा, इसमें डी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, इसके बारे में अनुच्छेद 125 में प्रावधान है, अनुच्छेद 125 में। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा इसमें, डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। ये अनुच्छेद 125 में नहीं है, बल्कि ये एक्चुअल में किस में है, अनुच्छेद 124 में है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है ऐसे भी कह सकते हैं, मगर हमें सीधे तो पूछ रहा है भी इसमें कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें देख लेते 3 स्टेटमेंट है, हालांकि थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट है। जानबूझकर के मैंने किया हो कि पीएससी में अगर इस तरह से प्रश्न कर आते हैं, और मेरा अनुमान है कि आजकल प्रश्न इस तरह से पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं इनमें। ये ऑप्शन है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये तो बहुत बेसिक बातें हैं जो मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। यही जो है अनुच्छेद 124 में दे रखा है अनुच्छेद। उसके बाद बी ऑप्शन कह रहे हैं, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा मतलब कानून बनाकर अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण करता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये तो ना तो राष्ट्रपति करता है, ना तो राष्ट्रपति ना तो अपनी मर्जी से करता है, ना वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश से करता है। ठीक है, बल्कि करता कौन है, संसद करता है। कैसे,
कानून बना करके। संसद भी कोई प्रस्ताव पारित करके नहीं कर सकता। संसद कैसे करेगा? प्रस्ताव अलग होता है और कानून अलग होता है। तो संसद कैसे करेगा? प्रस्ताव पारित करके। तो यहां भी क्या है? बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, मतलब वहां जो है किसको संबोधित होना चाहिए? भारत के राष्ट्रपति को संबोधित होना चाहिए। और साथ में वहां क्या है? ऐसा लिखा हो कि मैं जिस जिस जो भी वो तर्क अपना उनका तर्क हो कि वहां इस कारण से, इस कारण उस पर साइन भी करेगा, लेख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। ये बिल्कुल सही बात कर रहे थे भाई। एक प्रकार से क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश वो अपना रिजाइन कैसे करेंगे? किसको करेंगे? राष्ट्रपति को करेंगे। और कैसे करेंगे? त्याग पत्र लिखेगा और उस पर साइन करेगा और राष्ट्रपति को भेज देंगे। तो उससे फाइनली क्या है? तो ये इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। एक भी जो है इसमें गलत नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात होगी। तो उत्तर क्या आ गया है हमारे इसमें? डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएससी में जिस प्रकार ट्रेंड बदल रहा है पीएससी का, उसमें इस तरह के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझना है एक्चुअल में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से मैं वही देखना है कि भाई गलत क्या है इसमें। ठीक है, तो उसको थोड़ा देखिए। अब थोड़ा लंबा लंबा स्टेटमेंट ये मैंने अपने हिसाब से बना रखा है कि हाँ, क्वेश्चन अगर ऐसे भी आते हैं मान लो पीएससी में तो उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, ए ऑप्शन पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले, पद ग्रहण करने से पहले भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 124 में ही कहा गया है कि भाई पद को ग्रहण करने से पहले वहां जो है भारत के संविधान में जैसा जो है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान दे रखे, प्रारूप दे रखे, उसी प्रारूप में वहां शपथ लेगा। इसका मतलब एक प्रकार से यहां भी कह सकते हैं कि इनको शपथ दिलाने वाला कौन है? भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अगर मान लो उस समय अगर उपलब्ध नहीं है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नामित कोई भी व्यक्ति जिनको राष्ट्रपति ने नामित कर दिया वो उनको शपथ दिला सकते हैं। जैसे अभी जो है जस्टिस सूर्यकांत साहब जो है जो वहां जब शपथ लिए थे, ठीक है, तो उनको शपथ किसने? भारत के राष्ट्रपति ने दिलवाया उनको। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, तो ये क्या हो गया? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो लंबा स्टेटमेंट है मगर थोड़ा सा पढ़ने में बस थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ता है, मगर हाँ ये बहुत इजी होते हैं ये। उसके बाद बी ऑप्शन, प्रत्येक न्यायाधीश के शपथ का प्रारूप, शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में है। ये बिल्कुल सही बात है जैसे मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन, कोई व्यक्ति जिनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, मतलब वहां व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो फिर अन्य न्यायाधीश, उनकी बात हो रही है, धारण किया है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, मतलब पूरे भारत देश की बात कर रहे हैं, उसके भीतर किसी न्यायालय, कोई भी न्यायालय, छोटा से लेकर बड़े से बड़े न्यायालय, या कोई प्राधिकारी, मतलब कोई अधिकारी की बात कर रहा है ये, उसके समक्ष वह अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर होने के बाद भी आपको और कहीं पर नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, वो इसकी बात कह रहा है। ठीक है, मतलब क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं ना, तो और ऐसा इसलिए किया गया है कि भाई उसमें और किसी प्रकार से जो है और कोई वो लालच या कोई गुंजाइश नहीं बचे रहना चाहिए कि हाँ उनको सेवानिवृत्ति के बाद उनको और जो है कहीं पर जाके सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हो सकता है अगर ऐसा नहीं करेगा, अगर मान लो ऐसा किया होता तो वहां उनको जो निर्णय लेते हैं तो निर्णय जो है लेने हो सकता है कि वहां थोड़ा सा कहीं पक्षपाती हो जाए। मगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए ये संविधान में प्रावधान कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर्ड होने के बाद न्यायाधीश जो है कोई इस प्रकार से कहीं और किसी न्यायालय में जाकर के कोई पैरवी वगैरह कोई भी काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तर क्या आ गया हमारा? डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 275 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न पिछले बार पीएससी में भी, पिछले पीएससी उसके पहले पीएससी में बने भी हुए हैं और वो भी बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। उसको भी साथ में मैं क्वेश्चन में मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन में रखा हूं, उनको भी यहाँ पर नहीं है ये।
तो सिंगल स्टेटमेंट है ये। ठीक है, जैसे बताया मैंने कि जो 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 जब पारित किया गया था, तो इसमें जो है 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे। एक अनुच्छेद 124 ए जोड़ा गया था, एक अनुच्छेद 124 बी जोड़ा गया था इसमें, और एक अनुच्छेद 124 जो है सी जोड़ा गया था। ये तीन 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 अनुच्छेद जोड़े गए थे इसमें। ये अब 3 अनुच्छेद का मतलब एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें इसमें एक तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की उसके गठन से संबंधित था, उनका गठन किस प्रकार से होगा उससे संबंधित था। और उसके बाद अनुच्छेद 124 बी जो है, उसमें जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिनको मैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कह रहा हूँ, उसके कार्य के बारे में था कि वो क्या काम करेंगे, उसके उल्लेख था उसमें। और 124 सी में जो है उसमें कि संसद जो है, इसमें संसद जो है संसद जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों से संबंधित, मतलब उसमें जो नियुक्ति से संबंधित उस तरह की कुछ बातें हैं, उनके लिए संसद जो है कानून बना सकते हैं। ये 3 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे इसके लिए। और इसका मतलब ये कि इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिनको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, इनको शॉर्ट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये कहा गया था। और कमीशन एक्ट कब की बात करूं, 2014 ये। हालांकि बाद में जैसे बताया मैंने कि सर्वोच्च न्यायालय इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, ये जानते हैं ये, मतलब अभी ये प्रावधान इसमें लागू नहीं है ये कहा जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। तो अब ये अनुच्छेद 123, 24 और अनुच्छेद 124 ए बी सी अब ये लागू नहीं है। मगर फिर भी जो है इस बात को समझना है, क्योंकि ये 99 संविधान संशोधन है, तो संविधान संशोधन से प्रश्न पूछते हैं। और ऐसे भी पूरी वर्ष हम भी जो है कई बार ऐसा अलग अलग जो है कुछ राजनेताओं ने भी, और यहाँ तक कि पिछले जब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे धनखड़ साहब, उसने भी कई बार इस बात को उल्लेख किया कि भाई जो जो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उनको और अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने की आवश्यकता है, उनको और अधिक समावेशी बनाने की। ये पूरे साल भर सुर्खियों में रहा है। तो स्वाभाविक रूप से जो है अब उसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है इसीलिए किया गया था, तो वो बहुत सुर्खियों में रहता है। तो इसीलिए मैंने जानबूझकर इसमें प्रश्न बनाया हुआ है। तो इस बात को समझ लेना है हमें। तो 124 ए, 124 बी, 124 सी बहुत ध्यान से रखना है। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, तो 99। अब इसी क्रम में स्टेटमेंट है ये। अब ए ऑप्शन, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 इनके द्वारा किया गया था। ये बहुत बेसिक बात कर रहा है, जिनको कई बार बता चुका हूं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पूछा क्या है, सही नहीं है, कथन क्या गलत है, उनको ढूंढना है हमें। ठीक है, अब उसमें बी ऑप्शन, आयोग का जो मुख्य कार्य, तो अब ये बता रहे जैसे कि अनुच्छेद 124 में बताया मैंने, 24 बी में ये बातें हैं, और 124 ए वाला जो है अनुच्छेद 124 ए की बात कर रहा है। तो ये सीधे मैंने हर एक आर्टिकल को ही मेंशन किया है यहाँ पर। ये तो कह रहा है कि आयोग का जो मुख्य कार्य उच्च न्यायालय, यहाँ पर थोड़ा सा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी नियुक्ति भी प्लस साथ में ट्रांसफर आदि से संबंधित विषयों पर राष्ट्रपति को सलाह देना था। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। देखो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो मुख्य काम यही था, भाई सर्वोच्च न्यायालय में चाहे सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, उच्च न्यायालय की नियुक्ति होती है, या फिर इस तरफ उच्च न्यायालय में जो है जो मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं जो हायर जुडिशरी कह सकते हैं इनको, वो हायर जुडिशरी का मतलब क्या हुआ, भी उच्च न्यायालय है और साथ में उच्चतम न्यायालय, उसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उसके लिए भारत के राष्ट्रपति को वहां सलाह देगा। अभी सिर्फ सलाह कौन देता है, कोलेजियम सलाह देता है। तो कोलेजियम के स्थान पर ही जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्टेब्लिश करना था, वो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देते, और उसके सलाह के बेसिस पर जो है भारत के राष्ट्रपति फिर जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश प्लस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करते। एक्चुअली प्रावधान ये किया गया था। ये सब बातें किसमें कह रहा हूं मैं, अनुच्छेद 124 ए उनकी स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 124 ये जो कार्य बता रहा हूं मैं, सलाह देने वाला, इसी में संबंधित बातें हैं ये। तो इस प्रकार से क्या है, तो ये जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया।
ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। देखो, ये मैंने बहुत बेसिक्स बताया है। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर बहुत सिंप्लीफाई तरीके से, देखो इसलिए इसलिए कह रहा हूँ भाई, स्टेटमेंट को पढ़ने की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट को इस प्रकार से जब पढ़ेंगे, क्योंकि संविधान एक प्रकार से, अगर कोई रटने से संविधान को समझ जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। संविधान को समझने का एक तरीका है, बेसिक तरीका है ये। और मैं इसी दृष्टिकोण से कह रहा हूं कि संविधान को किस तरह से समझा जाए। इससे प्रश्न इसलिए बनते क्यों नहीं है, प्रश्न बहुत इजी होते हैं, बस समस्या की उनको ठीक माइंडसेट से, ठीक नजरिए से उनको देखा नहीं गया है। उनको थोड़ा सा पढ़ लेने से चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या, देखो ये बहुत कितनी आसान बातें कह रहा है। तीन ही अनुच्छेद बताया मैंने, 124 ए है, 124 बी है, 124 सी है, 99 संविधान संशोधन 2014 बताया मैंने, कोलेजियन सिस्टम बताया मैंने। मतलब देखो, एक ही क्वेश्चन में मैं कितने सारे फैक्ट्स को बता रहा हूँ। इतने फैक्ट्स को भी जो है एक अनुच्छेद में से दिमाग में रखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है। ये बस चीजों को सोचना किस तरह से, नजरिया किस तरह से होना चाहिए किसी चीज को देखने का। अब देखो, प्रश्न तो हमने एक ही हल किया, मगर इसमें कितने सारी इंफॉर्मेशन एक साथ में है, वो बाकी और प्रश्न को तो हल करने में हेल्प करेगा ना। क्वेश्चन इस तरह से पीएससी के आते हैं, तो उत्तर क्या होगा हमारा? डी। इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। अगला स्टेटमेंट, मतलब अगला क्वेश्चन। यहां भी जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। मतलब ये भी समझो कि सा, ये भी 99 संविधान संशोधन 2014 था, उसी से संबंधित है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इन शॉर्ट इनको बोलते हैं, ये जो ये है इसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजीएससी कहते हैं। ये बहुत पॉपुलर रहा है, ठीक है, बहुत सुर्खियों में रहता है। इस अब इसमें माफ कीजिएगा, इसकी क्या बोले, इसके संरचना, संरचना का मतलब क्या है भाई, इस किससे मिलकर बनेगा, ये इसकी बात पूछ रहे हैं। किससे मिलकर बनेगा, इसकी बात पूछ रहा है ये। अब किससे मिलकर बनेगा मतलब भाई, बहुत स्वाभाविक कमीशन है, तो उसमें तो आयोग होता है, उसमें साथ में सदस्य होंगे, तो आयोग कौन होगा, सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, ये इसकी बात कह रहा है ये। ठीक है, तो यही बातें थोड़ा समझना है एक्चुअल में ये, यही बातें समझना है एक्चुअल में ये। ठीक है, अब इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसका मतलब पूछ रहा है इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। अब इसमें चारों स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पर, अब इनमें से एक स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें एक बार पहले खुद से थोड़ा सा जांच करके बता दीजिए, खुद से थोड़ा प्रयास कीजिए कि कौन सा गलत है इसमें। ठीक है, पर उसमें मुझे समय ज्यादा, मुझे क्या बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ के थोड़ा बताना है, अब देखना है इसमें। अब देखते हैं ऑप्शन ए, इस आयोग के अध्यक्ष, मतलब एनजीएससी के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अब थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये लागू नहीं है, तो पुराना ही हो गया, थे ही हो गया। तो 99 संविधान संशोधन में यही था बेसिकली, कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, ये पदेन रूप से, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद में जो भी रहेगा, इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का वहां अध्यक्षता करेगा, वो अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ये तो अध्यक्ष हो गया, ये पहली पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दूसरी स्टेटमेंट, मतलब बी ऑप्शन, इसकी संरचना में, इसकी संरचना में पदेन सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय के 2 ज्येष्ठतम न्यायाधीश, मतलब इसमें एक प्रकार से जो, एक तो सीजीआई हो गया, प्लस 2 अन्य न्यायाधीश, दो दो अन्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश। और अन्य न्यायाधीश मतलब कहां की बात कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। तो एक सीजीआई प्लस 2 अन्य न्यायाधीश, उसके बाद और आगे देख लेते हैं इनमें ये। ठीक है, सी ऑप्शन, मतलब ये भी बिल्कुल सही बात है, केवल इसमें 2 ही अन्य न्याय, 2 सुप्रीम कोर्ट के जो 2 मोस्ट सीनियर जज को इसमें सम्मिलित किया गया था। ये देखो, ये संरचना कई बार प्रश्न पूछेंगे, इसको बहुत ध्यान से करना है। मतलब मैं एक्चुअल में किसकी बात कर रहा हूँ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात कर रहा हूँ। इसमें एक चेयरमैन के रूप में कौन हो गया, अध्यक्ष के रूप में कौन हो गया, इसमें एक तो सीजीआई हो गया, एक पहला, प्लस इसमें 2 जो है कौन है, 2 सुप्रीम कोर्ट के जो है इसमें, और 2 जज की बात कर रहा हूं मैं, एक ये हो गया। उसके बाद इसमें और बातें हैं ये इसमें, अब कौन रही इसमें, इसकी संरचना में तीसरे नंबर में स्टेटमेंट सी ऑप्शन, संरचना में पदेन सदस्य के रूप में संघ के विधि और न्याय भार साधक मंत्री, मतलब किसकी बात कर रहे हैं ये, एक प्रकार से केंद्रीय विधि मंत्री की बात कर रहे हैं। विधि और जो न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय है, ये उस मंत्री को होने की बात कर रहे हैं। जबकि ये एक्चुअल में कौन, यही कौन है भाई, ये तो कार्यपालिका यही हुआ ना, ये किसका हिस्सा हुआ, मंत्री मतलब क्या भाई, कार्यपालिका। जबकि भले इधर 2 हम जो कह रहे हैं, ये दोनों की जो बात कह रहा हूं मैं, ये तो एक्चुअल में कौन है, ये तो जुडिशरी है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी हो रहा है ऐसा नहीं है। मगर तीसरा कौन है यहाँ पर, वो तो एक मिनिस्टर है, वो तो एक लॉ मिनिस्टर हुआ ना।
एक लॉ मिनिस्टर। तो एक प्रकार से क्या हुआ, कार्यपालिका, कार्यपालिका जो है नियुक्ति में इंटरफेयर कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय यही जो है कहा कि गड़बड़ हो रहा है भाई, ये इससे जो है सर्वोच्च न्यायालय उसमें अगर मंत्रियों की अगर मान लो, फिर एक प्रकार से देखा जाए तो क्या हुआ, कार्यपालिका का जो है हस्तक्षेप कहां पर हो रहा है, न्यायपालिका के नियुक्ति में, इसीलिए ऐसा कहा। अब इस प्रकार से क्या हुआ, तो गड़बड़ यहीं से अब इसमें हो गया। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब उसके बाद डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन में क्या है, आयोग की संरचना। यहां तक तो ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया कि इसमें एक मंत्री भी सम्मिलित होते हैं, ये प्रावधान किया गया था। उसके अलावा अब कह रहे हैं कि डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है। आयोग की संरचना में सदस्य के रूप में, मतलब एक और मेंबर की बात कर रहा है, सदस्य के रूप में भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बने समिति द्वारा, मतलब समिति किससे किससे बनेगा, भारत के प्रधानमंत्री प्लस लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है वो, प्लस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो तीन सदस्यीय जो समिति है, ये समिति जो है उस समिति के द्वारा नामित, मतलब उनके द्वारा सलाह दिया जाएगा 5 विख्यात व्यक्तियों को सम्मिलित हो। ठीक है, किसकी बात करें, 5 विख्यात व्यक्ति, मतलब किसमें, इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में, कि इसमें 5 और व्यक्ति जो है सम्मिलित होंगे, और उन व्यक्तियों की जो है नियुक्ति कौन करेगा, उन व्यक्तियों को जो है सिफारिश कौन करेगा, वो 3 सदस्यों की समिति, जिसमें प्रधानमंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में संसद में विपक्ष के नेता ये होते हैं, ये कह रहे हैं। जबकि एक्चुअल में 99 संविधान संशोधन में ऐसा नहीं है। यहां पर 5 जो कह रहे हैं, एक्चुअल में 5 नहीं था, ये एक्चुअल में कितने थे, केवल 2 सदस्यों को नामित किया जाना था। मतलब 2 सदस्य एक प्रकार से किसके द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं, रचना में भारत के प्रधानमंत्री प्लस सीजीआई प्लस संसद में विपक्ष का नेता, मतलब लोकसभा में एक प्रकार से अगर देखा जाए विपक्ष के नेता, तो उनके द्वारा जो है वो, जिनको कितने लोग, 2 लोगों की, इसका मतलब इसमें 2 मेंबर और होने थे, 5 नहीं होने थे। 5 क्या हो गया, ये गलत हो गया है। तो डी ऑप्शन क्या है, एक्चुअल में ये गलत स्टेटमेंट है। तो ये तो ठीक है, क्वेश्चन बन गया हमारा, मगर मुद्दा क्या था हमें समझना, कि भाई नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में कौन कौन होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, दूसरा उसमें सर्वोच्च न्यायालय में जो है जो मोस्ट सीनियर जो 2 जज होते हैं वहां उसमें सम्मिलित होते हैं, और इसके अलावा एक मिनिस्टर, मतलब कौन सा मिनिस्टर, जो विधि और जो न्याय मंत्रालय में उसमें मंत्री है, वो उसमें वहां सम्मिलित होते हैं। और उसके अलावा उसमें 2 मेंबर और सम्मिलित किए जाने थे, और 2 मेंबर का मतलब कौन, जो प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री प्लस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है, उससे मिलकर जो कमिटी बनती है, वो जो है 2 लोगों को रिकमेंड करेंगे, कि वो जो जो नाम रिकमेंड करेंगे, वहां जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन है, उसमें वहां नियुक्त होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की उनकी स्ट्रक्चर ये इस प्रकार से है। ये इस बात को ध्यान में रखना है, ये प्रश्न जो है ऐसे कई बार पूछे हुए, कई बार बने हुए इस प्रकार से। ये तो इस बात को समझना है हमें कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उनकी स्ट्रक्चर में कौन, ये चारों चीज सम्मिलित होती है। हालांकि अभी जैसे बताया मैंने कि इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, तो अब ये सम्मिलित नहीं होते हैं। ये तो हो गया 276 प्रश्न। अब उसमें 277, ये उनके वेतन से संबंधित है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो हम अब पहुंच गए अनुच्छेद 125 से पहुंच गए हैं, क्योंकि इसके पहले जितने सर बता रहा था मैं, वो सब अनुच्छेद 124 से संबंधित था। अब देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सही नहीं है उसकी बात कह रहा है ये। ठीक है, अब उसमें 3 स्टेटमेंट है, देखा जाए तो डी तो इनमें से कोई नहीं है। अब उसमें पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन, न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 125 में, संविधान के अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 125 में है। बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, मतलब इसमें सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश भी प्लस अन्य न्यायाधीश, उनका वेतन किस में होता है, अनुच्छेद 125 में उल्लेख है। बिल्कुल सही बात कर रहा है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का मतलब क्या है, इसमें न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद विधि बनाकर करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है।
पहले ही बता चुका हूं मैं, इनके वेतन संसद विधि बनाकर करता है। इसके साथ साथ जैसे मैं अनुच्छेद 125 है, तो अनुच्छेद 25 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उनके वेतन प्लस भत्ते, पेंशन, मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य रूप से उनका वेतन और वेतन के बारे में, वेतन और बाकी सब चीजों के बारे में, ये सब किसमें, अनुच्छेद 125 में है ये। बी ऑप्शन भी क्या हो गया, सही है। नेक्स्ट क्या है, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में भारित होता है। देखो ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, भारत की संचित निधि। ये तो भारत की संचित निधि के बारे में, ये भारत की संचित निधि, ये भी जिनको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की समेकित निधि भी कह देते हैं कभी कभी इनको। तो एक्चुअल में इसके बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद, इसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 267 करके है। इसमें जो है भारत की संचित निधि प्लस उसमें राज्यों की संचित निधि प्लस उसमें एक उसमें एक भारत की संचित निधि हो गया, और एक जो उसमें एक आकस्मिकता निधि भी होता है, उसकी गठन की बात करते हैं। ये एक आकस्मिकता निधि है, उसकी गठन की बात करते हैं। तो एक प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 266 में जो है भारत की संचित निधि उल्लेख है। तो भारत की संचित निधि का मतलब क्या हुआ कि भारत सरकार को जितना पैसा प्राप्त होता है सब उस कोष में रखेगा, जिनको हम कहते हैं भारत की संचित निधि। उसमें कह रहे हैं भारित होना, भारित होने का मतलब ये देखो, भारित होना कह रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर इम्पोज्ड है, वो भारित है। भारित होने का मतलब ये होता है कि भाई भारत सरकार पैसा कहां से खर्च करता है, भाई संसद जो है अनुमति देता है कि भारत की संचित निधि से इतना पैसा निकाल ले। अब अनुमति देने के संसद क्या करता है, कानून बनाता है। और कानून बनाने का मतलब यह है कि उस पर चर्चा होगा, परिचर्चा होगा, उस पर मतदान भी हो सकता है। इसीलिए संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको कार्यपालिका से, संसद से किसी प्रकार से भय नहीं होना चाहिए। कोई भय नहीं होना चाहिए कि उनके वेतन नहीं मिलेगा या वेतन में कोई कटौती हो जाएगी। इसका अगर मान लो खुद अगर वह डरेंगे तो स्वाभाविक हो सकता है उनका निर्णय प्रभावित हो जाए कि वह निष्पक्ष न रह पाए। इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को जो है बनाए रखने के लिए भारत के संविधान में जो है बहुत स्पष्ट रूप से है प्रावधान कर दिया गया कि वहां इनके वेतन और भत्ते भारत की संचित में भारित होगा। भारित होने का मतलब यह हुआ कि अब संसद में उस पर चर्चा हो सकता है, संसद में उस पर चर्चा विचार विमर्श हो सकता है उनके वेतन बढ़ाने के बारे में या फिर उस पर वेतन और बाकी सब मुद्दों को लेकर के। मगर उसके वेतन पर कोई मतदान नहीं होगा। भारित होने का मतलब है कि संसद में जो है जब उससे संबंधित जो मुद्दे आएंगे उस पर मतदान नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो एक प्रकार से इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। और एक्चुअल में ऐसा भारित होना तो भारत की भारत की संचित में भारित होने के ये प्रावधान एक्चुअल में, ये भारित होने के प्रावधान एक्चुअल में संविधान में अनुच्छेद 112 में दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन और भत्ते ये सब चीज जितनी भी है वो भारत की भारत की जो है संचित में भारित होंगे। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इसमें जो है संविधान में उच्चतम न्यायालय किस न्यायाधीश की नियुक्ति या उपस्थिति का प्रावधान नहीं है। देखो सर्वोच्च न्यायालय में जैसे मैंने बताया, इसके सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में क्या होता है, इनकी संरचना में जैसे बताया इसमें एक तो सीजीआई होता है प्लस अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होते हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से ये इनकी संरचना, सुप्रीम कोर्ट की संरचना है एक्चुअल में ये। मगर इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय में और भी उसमें न्यायाधीश होते हैं। इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय में और भी न्यायाधीश होते हैं। अब और भी न्यायाधीश का मतलब जैसे बताया मैंने अनुच्छेद 125 तक तो ऐसे ही पहुंच चुके हैं। अब बच गए कौन सा, आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 126 और अनुच्छेद 127। तो अनुच्छेद 126 और 127 में, अनुच्छेद 126 और अनुच्छेद 127, तो 126 में जो है यहां पर जो कार्यकारी, अनुच्छेद 126 में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और यहां जो है 127 में जो है तदर्थ न्यायाधीश, इसका उल्लेख मिलता है, इसकी नियुक्ति का। तो सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रकार से क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में दो प्रकार के और न्यायाधीश होते हैं। एक न्यायाधीश को कहते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश को कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश।
इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय में और कोई न्यायाधीश की नियुक्ति की बातें नहीं है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। कोई अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की बातें यहां पर नहीं है। कोई अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। कोई अपर न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में नहीं है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर मान लो जब मिक्स करके आया, क्योंकि उच्च न्यायालय में जो है अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की बातें है, वहां पर है, और इसीलिए कभी कभी अगर दोनों को मिक्स करके अगर मान लो प्रश्न बनाया तो उसमें पहचानना मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएंगे कि भैया अनुच्छेद 124 पढ़े हैं, 125 पढ़े हैं, अनुच्छेद 126 पढ़े हैं, 127 पढ़े हैं, मगर फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया। अब अनुच्छेद 124 में बताया उसका स्थापना और गठन से संबंधित है, 125 में उनके वेतन से संबंधित है, 126 में क्या है भाई, वही तो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद क्या है तदर्थ न्यायाधीश 127 में। उसके बाद फिर बाकी 128 129 में तो जानते हैं आगे बढ़ जाएंगे तब उसमें। ये तो ये क्या है, तो ये एक्चुअल में सर्वोच्च न्यायालय में केवल दो ही न्यायाधीश की अलग एडिशनल है इसमें, ये एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का और एक तदर्थ न्यायाधीश का। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है उस समय नियुक्त करते हैं जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। वैसे ही जो है एक जो तदर्थ न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जिससे राष्ट्रपति सहमत होना चाहिए ऐसे कंडीशन में। ये तो एक्चुअल में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति या उनकी उपस्थिति का मतलब ये है कि जो रिटायर्ड जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, क्योंकि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट पर एक तो बर्डन बहुत ज्यादा है, तो काम बहुत सारा निपटाना होता है न्यायालय के, इसीलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो निवेदन करते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको कि भाई थोड़ा सा और काम देख लेंगे, क्योंकि अब रिटायर हो गए हैं, 65 वर्ष की आयु पूरा हो चुका है ना, रिटायर हो गए हैं, मगर फिर भी काम का बर्डन ज्यादा है, तो थोड़ा सा उनको देख ले, इसीलिए उनको उपस्थित होने की बात निवेदन करते हैं। अब उनको नियुक्ति तो नहीं कर सकते, उनको निवेदन करते हैं, तो वहां पर काम करते भी है इस प्रकार से। ये तो एक प्रकार से इसमें तीनों चीजों के बारे में प्रावधान है। मतलब कौन कौन सा बताया मैंने इसमें, और इसमें कि वो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके बारे में, तो वहां भी अब देखो इसमें क्या कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या उपस्थिति का प्रावधान नहीं है। किसकी किसकी बात कर रहे हैं, किसकी प्रावधान नहीं है? तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जैसे बताया मैंने, यह है तदर्थ न्यायाधीश, ये बिल्कुल है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश ये इसमें नहीं है, ये गलत है। जबकि एक्चुअल में ये नियुक्ति कहां पर होती है, हाई कोर्ट में होती है। मतलब हाई कोर्ट में एक प्रकार से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश प्लस जो सेवानिवृत्त वाला तो है ही, मगर साथ उसमें अपर और कार्यकारी न्यायाधीश भी नियुक्ति होता है। किसमें किसमें? हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में एक प्रकार से ये ध्यान में रखना है कि उसमें अपर और कार्यकारी न्यायाधीश एक और भी उसमें नियुक्त होता है, वो अलग चीज है ये। तो एक प्रकार से क्या हुआ, अनुच्छेद 126 127 और 128 यहां तक पहुंच गए हैं, अनुच्छेद सेवानिवृत्त संबंधी 128 एक प्रकार से। ये तो ये सब हो गया अनुच्छेद 26 127 और 128, ये तो हो गया। अब इसमें उत्तर क्या आ जाएगा फिर हमारा? सी ऑप्शन गलत है, ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है इसमें। अब इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, जैसे मैंने बताया इसके बारे में प्रावधान कहां पर है, अनुच्छेद 126 में है। इसकी नियुक्ति कौन करता है भाई? एक्चुअल में पहले कॉन्सेप्ट बता दो। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, वो सीजीआई जैसी चीजों की बात कर रहा है। ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब क्या है भाई? एक्चुअल में क्या है, जब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मतलब एक प्रकार जिसे कभी वर्तमान में जस्टिस सूर्यकांत है हमारे, वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति है। तो सिटिंग जज कहते हैं ना उनको। मतलब वो मुख्य न्यायाधीश क्या है भी, अभी मुख्य न्यायाधीश के जो पद को किसने धारण किया है? जस्टिस सूर्यकांत ने धारण किया हुआ है, तो वो तो अभी है। मगर आप कल्पना कीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियों की कि वहां जब उपलब्ध नहीं हो, तब भाई तो सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व कौन करेगा? कोई तो चाहिए नेतृत्व करने वाला ना। तो स्वाभाविक रूप में उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो अभी नहीं है, तभी उसकी नियुक्ति करेंगे हम ना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का। कार्यकारी मतलब होता है एक्टिंग एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब वो वहां जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अभी उसमें कोई काम करने के लिए, तो कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति जो है, जो जो उच्चतम न्यायालय जो न्यायाधीश है, उन्हीं में से एक को जो है सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। मगर कब? जिस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तब। किनके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये ध्यान में रखना है।
मगर इसके अलावा मैंने तदर्थ न्यायाधीश जब बताया था, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है, जिससे राष्ट्रपति सहमत हो। ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। तो उत्तर क्या है कि इसमें हमारा, तो उच्चतम न्यायालय का जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये तो उपलब्ध ही नहीं है। अगर उपलब्ध होते तो इनकी नियुक्ति की आवश्यकता ही नहीं होती, तो ये तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित संवैधानिक पीठ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? सी, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखो फिर वही बात पूछ दिया, लेकिन अब कौन है? पहले बता चुका हूं मैं, इसमें कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सीधे तौर पे यही उत्तर आने वाला है इनका। पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इनको मैं, तो इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहां तक पहुंच गए, सी ऑप्शन आ गया इसमें ये। उसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अब यहां से संभल हम जो कहां पहुंच गए, ये अनुच्छेद 129 पहुंच चुका हूं मैं, अनुच्छेद 29 पहुंच चुका हूं। और अनुच्छेद 29 में जो है बहुत स्पष्ट लिखा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है, वह एक अभिलेख न्यायालय होगा, वहां एक अभिलेख न्यायालय होगा। और वहां जो है अपने अवमानना के लिए वो दंड दे सकते हैं। अभिलेख न्यायालय होने का मतलब ये कि जो भी उसने निर्णय दिया है, उनको भारत के किसी और न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में उनको एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके निर्णय के विरुद्ध कोई, उसके निर्णय को कोई उसके उसके निर्णय के विरुद्ध जो है कोई उसको कोई गलत नहीं ठहराएगा। उस निर्णय किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का ना। तो सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय जो है उनको गलत नहीं ठहराएगा। अगर मान लो कुछ रिव्यू करना है, तो सर्वोच्च न्यायालय खुद भले उनका रिव्यू कर सकता है, मगर दूसरा कोई उसका उल्लंघन नहीं करेगा। और अगर मान लो करता है, तो उसकी अवमानना के लिए, उसकी अवमानना के लिए उसको दंड दिया जा सकता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। ये सब बातें जितनी भी कह रहा हूं, वो सब के सब किसमें? अनुच्छेद 129 में है। तो उच्चतम न्यायालय माफ कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 स्टेटमेंट है, इनको देख लेते हैं। पहला, भारत की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्व करता है। बहुत सिंपलिस्टिक क्वेश्चन है ये, जानते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है भारत में, और सर्वोच्च न्यायालय उसका नेतृत्व करता है, ये भी जानते हैं। फिर क्या है? संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। बिल्कुल सही है भाई, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इनके हर निर्णय को रिकॉर्ड में रखा जाता है कि कहीं पर न्यायालय में, कहीं उस रिकॉर्ड में रखकर कहीं भी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के ये डिसीजन है। और सर्वोच्च न्यायालय के हर डिसीजन एक प्रकार से क्या है? कानून ही है, कानून के बल रखता है वह। यहाँ दोनों सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है, बिल्कुल सही। ये सब के सब बातें कहां पर लिखी है? अनुच्छेद 129 में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न, उत्तर क्या आ जाएगा हमारा? डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न, इसमें मैंने अनुच्छेद को जो है मैच करने के लिए दे रखा है बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से, क्योंकि अभी तो बता चुका हूं मैं। अनुच्छेद 124 में क्या लिखा है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उनके गठन, ये बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 125 में बता रखा हूं मैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 130 वो आगे पढ़ेंगे भी, इसमें मगर दे क्या रखा है? उच्चतम न्यायालय का स्थान दे रखा है, और ये बिल्कुल सही है। और ये कहां पर है? दिल्ली में है अभी वर्तमान में। और उसको अगर मान लो कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो सीजीआई मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है, वहां चेंज कर सकते हैं, उस स्थान को चेंज कर सकते हैं, मगर हाँ उससे भारत के राष्ट्रपति सहमत होने चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ इसमें तो मैंने 3 ही अनुच्छेद दे रखा है, मगर मैंने अब तक इसमें अनुच्छेद 124 बताया, 125 बताया, 126, 127 और 127 और 128 भी, और 129 भी, यहां तक, और 130 भी क्लियर हो गया। तो 130 में क्या दिया है? वो तो यही क्या दिया है, उसके स्थान दे रखे हैं यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का। 129 में क्या है? इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है ये। 128 में क्या है? वो सेवानिवृत्त वाला है। 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश वाला है। और 126 में क्या है? ये एक्टिंग सीजीआई की बात कर रहा है ये, ठीक है। और 125 में क्या है? वो पढ़ चुके हैं, वेतन के बारे में है, इसमें वेतन के बारे में है। और 124 में क्या है? इसमें
उसमें मुख्य स्थापना और गठन से संबंधित। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है एक्चुअल में, प्रश्न इस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद को भी ध्यान में रखना है, प्रश्न को इसलिए इसलिए समझना है हमें, क्योंकि अनुच्छेद को इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि सिर्फ हेडिंग बस अगर लिख दिया मान लो, तो प्रश्न ऐसे बनते हैं, कई कई बार बनाए हैं। अब में भी ऐसा हो सकता है, अगर कोर्ट में अगर पूछे तो भी ऐसा पूछ सकता है, डायरेक्टली कोई सिंगल स्टेटमेंट भी तो दे सकता है कि ये अनुच्छेद संबंधी प्रावधान, ये संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ऐसा इसीलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय से कम ऐसे कुछ कुछ अनुच्छेद को याद करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, और ये लास्ट क्वेश्चन, या फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं इनको। देखिए इसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसमें और भी है। इसमें 283, उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारिता प्राप्त है। देखो अधिकारिता का मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की बात हो रही है, उनको कौन कौन से उनके अधिकार प्राप्त है। तो स्वाभाविक है, अब सर्वोच्च न्यायालय का जुरिडिक्शन की अगर बात करेंगे, मतलब उसके न्याय क्षेत्र, मतलब कितने क्षेत्र में वो न्याय करते हैं, तो स्वाभाविक है भाई भारत का जितना भी राज्य क्षेत्र है, तो पूरे भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो है वो पूरे सर्वोच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र है। मतलब भारत सरकार जो भी निर्णय देता है वो पूरे भारत के न्याय क्षेत्र में लागू होता है, भारत के जो राज्य क्षेत्र है हमारा उतने में लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि संघ, जो मतलब भारत के जो पूरे जितने भी राज्य है, संघ राज्य क्षेत्र है, प्लस भारत, भारत अगर मान लो जो है कोई और दूसरा संघ, अगर मान लो कोई और दूसरे क्षेत्र को अगर मान लो अपने यहाँ अपने भारत में मिलाता है, ये अर्जित करता है, वहां भी उसमें भी क्या लागू होगा, सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय लागू होंगे। तो एक प्रकार से क्या हुआ, तब उसी को पूछ रहे हैं। अब देखो सर्वोच्च न्यायालय के पास में कई प्रकार के अधिकारिता होते हैं, मतलब उनकी शक्ति होती है उनके स्वरूप के बेसिस पर। जैसे कुछ उनको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं, आरंभिक अधिकारिता। ये होता है आरंभिक अधिकारिता का मतलब ये है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये है कि भी इसमें संघ और राज्य बीच में कोई विवाद हो गया, या फिर जो है राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया, या फिर एक तरफ संघ और कुछ राज्य है और दूसरी तरफ कुछ राज्य और संघ है, तो इस तरह के विवाद होते हैं, इसके समाधान के लिए एक स्पेशल कोर्ट की आवश्यकता होती है। तो हमने 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 तो कोई स्पेशल कोर्ट की आवश्यकता नहीं बनाए, तो मुद्दा किसका है, ये संघ और राज्य वाला मुद्दा आ गया ना। तो फेडरल कोर्ट जैसी स्थिति हो गई है, तो फेडरल कोर्ट तो हमने स्टेब्लिश नहीं किया है, तो फेडरल कोर्ट जैसी कुछ जो जो शक्तियां हैं हमने किसको दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय को दे रखा है कि भाई इस तरह से अगर विवाद होंगे राज्यों के बीच में या फिर संघ और राज्य के बीच में, इस तरह का ये, तो उसकी जो विवाद है उस विवाद का समाधान भी कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। इसी के बोलते हैं आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। उसके बाद अपीलीय अधिकारिता, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपीलीय अधिकारिता का मतलब क्या हुआ कि भी उच्च न्यायालय ने चाहे दीवानी मामले में हो, चाहे फौजदारी मामलों में या फिर किसी भी और मामले में जो निर्णय दिया है, उस निर्णय के विरुद्ध अपील कहां पर, सर्वोच्च न्यायालय में, उसे बोलते हैं अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता। वैसे ही तीसरा इसमें क्या दे रखा है, सलाहकारी। सलाहकारी का मतलब क्या है, सलाहकारी अधिकारिता। सलाहकारी का मतलब जैसे बताया अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143, और ये सब अनुच्छेद 131 में है, और ये अनुच्छेद 132 में है, अनुच्छेद 132 में, और ये अनुच्छेद 143 में। सलाहकारी अधिकारिता का मतलब एक प्रकार से देखा जाए कि भारत के राष्ट्रपति अगर मान लो किसी विधि के मामले में या कोई तथ्य के मामले में, अगर मान लो भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अगर सलाह मांगता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उनको सलाह दे सकते हैं। ये उसी की बात कर रहा है ये। इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास में और भी कई अधिकारिता है, जैसे कि बताया मैंने, वहां कोई एक वहां उसमें अभिलेख न्यायालय होता है, वहां भी उनकी अधिकारिता शक्ति है उनका। इसके साथ में वहां जो न्यायाधीश अधिकारिता जिनको कहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का प्रवर्तक है, अनुच्छेद 32 में उनको अधिकार दे रखे हैं हमने। ऐसे बहुत सारे और भी है इसमें से। तो ये तो क्या हो गया, तो उसका क्या होगा इसमें, डी, इनमें से कोई भी नहीं, कि इसमें से ऐसे एक भी नहीं है जो इसमें सम्मिलित नहीं हो। अब इसको इसके अलावा मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और बना रखे हैं। हालांकि मैं सोचा था इसमें कि कम से कम ये पूरे 300 तक पहुंचा दूं मैं, मगर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैंने अब बाकी और जो क्वेश्चन उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। इसमें मैंने 100 मतलब इसमें समझो कि यहाँ पर 300 तक पहुंचा चुका हूं मैं ऑलरेडी ये। तो मैंने इसमें थोड़ा सा भी क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट किए हैं। तो कल इसको, कल या फिर इसमें अगला लेक्चर बनाऊंगा जब मैं, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और जो यहाँ तक हो गया समझो कि मैंने इसमें काफी सारे क्वेश्चन जो सर्वोच्च न्यायालय संबंधित, और चूंकि मैं सोच रहा था इनको कि थोड़ा सा अच्छे से समझा दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय से अगर प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न बनने चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा मैंने अनुच्छेद को साथ में लेकर के भी, और थोड़ा सा एक्चुअल में संविधान को पढ़ने के तरीके एक्चुअल में इसी तरह से है। अब बिना अनुच्छेद को संविधान को नहीं पढ़ सकते।
और सफाई के भी अगर मान लो आप पीएचडी का निकालना चाहते हैं, डिप्टी बनना चाहते हैं, डीएसडी उसमें डीएसपी बनना चाहते हैं, तो भाई इतनी तो बेसिक बुनियादी समझ में होनी चाहिए ना हमें ये। और एक्चुअली पीएससी की एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत निश्चित रूप से जो है वह ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। भाई तैयारी तो एक बार करनी है ना, अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से करके तैयारी कर जाएंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम निकलेंगे। प्रारंभिक परीक्षा भी होगा, मुख्य भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो इस प्रकार से क्या है, आज के लेक्चर हमारा यही तक। थैंक यू वेरी मच।